को पढ़ा रहे हैं अनप्रिविलेज स्टूडेंट जो मतलब स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक है, 6 स्टैंडर्ड तक बच्चे। प्रोफेशन में आपके प्रोफेशन पे आना चाहूँगा, जैसे आप अभी प्रिंसिपल हैं गांधीनगर पैरामेडिक नर्सिंग कॉलेज से। इसी फील्ड से मैं थोड़ा और क्वेश्चन जैसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैंसर के केसेस बड़े राइज़ कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं और कई ऐसे जो इनका, हालांकि गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत की बात करें 5 लाख तक खर्चा बेयर कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पुअर पेशेंट आता है और कैंसर को लेके यहाँ पे आता है, तो ऐसी यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे उनको मिल सकती हैं, और जो ये सहयोग धारा NGO रिसेंटली जो रजिस्टर हुई है, ये किस प्रकार से हेल्प कर सकती है इसमें? थोड़ा, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और इसके संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने कई आर्टिकल्स भी लिखे और आपने सीधा दो टू सुनाने की कोशिश भी करी हुई है। जब अगर कोई एनवायरनमेंट ख़राब करने की कोशिश करता है तो आप अपने आर्टिकल्स के माध्यम से उन्हें बिल्कुल एक जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्टर्ब हो रहा है और कितना कंसर्न है आपके? देखिए, नवरात्रि होती है, उस दिन वो भगत बने होते हैं पूजा करने के लिए, वो एक दूसरा रूप होता है इनका। अभी सिर्फ कन्याओं का क्या, सबसे पहले लड़कों को भी आगे आना चाहिए उसके लिए कि अगर हर लड़का बोले कि मुझे दहेज नहीं लेना है तो लड़की कभी बोझ ही नहीं लगेगी। तो ये देख रहे थे आपकी सहयोग धारा, एक NGO किस प्रकार से काम कर रहा है, खास करके उन लोगों के लिए, ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जिनको सख्त ज़रूरत है शिक्षा, क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षा बोलते हैं एक शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो हर जगह दहाड़ता है। वेलकम वंस अगेन, आप देख रहे हैं पार्टनर मचेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष। दोस्तों, हमारे चैनल पार्टनर मचेल की हमेशा एक ख्वाहिश रही है और हमेशा हम कोशिश करते आए हैं कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियतों से, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से करवाते रहें जिनको सुनने के बाद हम सभी के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की मशहूर डॉक्टर डेजी परिहार जी से। दोस्तों, डॉक्टर डेजी परिहार एक ऐसा नाम है जो पूरे किश्तवाड़ में ही बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हर इंसान, हर शख्स इस नाम से परिचित है। दोस्तों, डॉक्टर डेजी परिहार एक पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक वर्सटाइल लेडी भी। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये बहुत ही मशहूर पेंटर हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो ये ऐसे लोगों की हेल्प कर रही हैं जो बिल्कुल नीडी हैं और अंडर प्रिविलेज्ड हैं। और अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन्होंने एक NGO भी रजिस्टर करवाई है जिसका नाम है सहयोग धारा। सहयोग धारा के माध्यम से आज हर प्रकार से हेल्प करवाई जा रही है उन सभी पेशेंट्स की जो नीडी हैं और जो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, बॉर्डर से भी डॉक्टर डेजी परिहार जी का दिली लगाव है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा हर मुद्दा जो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको टच करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप सभी जानते हैं कि हम पार्टनर मचेल के माध्यम से आप तक हर वो चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं जो हम सभी के लिए मायने रखती है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करें हम, या टूरिज्म सेक्टर की बात करें, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें हम। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर डेजी परिहार जी, जो एक पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही साथ एक प्रोलिफिक राइटर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और बहुत ही वर्सटाइल और डायनेमिक एक लेडी हैं। किश्तवाड़ में एक कॉमन हाउसहोल्ड नेम बन चुका है और हर इंसान आज डॉक्टर डेजी परिहार जी से परिचित है। मैम, सबसे पहले पार्टनर मचेल में आपका स्वागत है। जय माता दी, जय माता। मैम, जिस प्रकार से हम शुरुआत पहले कुछ जो हमारे साथ रिसेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, चाहे फिर हम रियासी की बात करें, वहाँ पे 9 हमारी इनोसेंट लाइव्स हमने लूज़ कर ली। इसके बाद कठुआ में भी एक टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद यहाँ पे जम्मू में और फिर डोडा में। इस पे आप क्या कहेंगे? जो भी हुआ बहुत दुखद है और सबसे पहले तो मैं उन सबको श्रद्धांजलि देती हूँ जो हमसे सब बिछड़ गए, जो इस दुनिया से चले गए और मिलिटेंसी का शिकार हो गए। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम सबको जितने भी हैं, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कम्युनिटीज़, हम सबको मिलके ही इसका सामना करना चाहिए। और मुझे लगता है एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब हम किसी स्कूल की यूनिफॉर्म ढूंढते हैं तो आप देखिए स्कूल स्पेसिफिक जगह पे ही आपको बताता है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म मिलेगी, आपको यूनिफॉर्म कहीं नहीं मिलेगी गॉड। पर आर्मी की यूनिफॉर्म का कपड़ा आपको हर जगह कैसे अवेलेबल हो जाता है? कोई भी कैसे उसको लेके यूनिफॉर्म को बना के और अपने आप को ऐसा शो करता है कि मैं आर्मी वाला हूँ? इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगी है? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता रहता है।
तो बाकी यही कहेंगे कि सब आपस में मिलके जुड़ के ही इसका सामना कर सकते हैं। जी मैम बिल्कुल। और चलो हम वापस हेल्थ पे आने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं, सोसाइटी जो है बहुत ही वर्सटाइल है, और इसकी अगर हम बात करें तो कई हमारे पेशेंट्स जो है डिफरेंट एरियाज से, चाहे हम पाडर की बात करें, दक्षिण की बात करें, या फिर मड़वा वार्ड 1 की बात करें, हर जगह वो पेशेंट्स जो हैं वो टाइमली ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, चाहे फिर हम एक्सीडेंट्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी जो है उनको इमीडिएट तरीके से सीख करनी पड़ती है। और मैम आपका बहुत ही रोल रहा है और आपके पेरेंट्स का भी ये सपना रहा है कि आप ऐसे नीडी पीपल को आप हेल्प करें। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैंने ये भी देखा है कि सहयोग धारा नाम की जो है एनजीओ है वो भी रिसेंटली आपने रजिस्टर करी हुई है। मैम इस बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि ये सहयोग धारा एनजीओ क्या है और कौन सी पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हैं इस एनजीओ के द्वारा। सहयोग धारा एक एनजीओ जो अब हमारी एनजीओ है, ये अभी रजिस्टर्ड हुई है, और ये मेरा सपना था कि मैं हमेशा उनके लिए काम करूं, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करूं, उनके बच्चों के लिए काम करूं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन जो एक वही सबसे बड़ा आप गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, जिससे हम आपके आसपास का माहौल भी तभी अच्छा रहेगा जब सोसाइटी एजुकेटेड होगी। आप गरीब हैं अमीर हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ता, पर एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। बट ऐसा देखा गया था कि कुछ लोगों को रोज़ी के लिए जैसे दिन भर काम करना पड़ता है, कचरा उठाना पड़ता है, कभी भीख मांगनी पड़ती है, कभी ढोल बजाना पड़ता है, हर एक का एक अलग अलग अपना है। लेकिन उनके बच्चे सफ़र करते हैं, उनके बच्चे, उनके लिए ना कोई स्कूल है ना उनके लिए कोई पढ़ाई है। तो फिर यही सोच के अब हमारी एनजीओ के अंदर हमने इवनिंग स्कूल क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें मोर देन 40 स्टूडेंट्स हैं, और फ्रॉम नर्सरी टू 6th वो क्लासेस ले रहे हैं। तो सहयोग धारा के अंदर सिर्फ वो नहीं है, अभी हमने उनको स्पोर्ट्स में भी डाला हुआ है, तो क्रिकेट वगैरह खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और मैं उनको ये बोलती हूँ कि हम सहयोग धारा की क्रिकेट टीम बनाएंगे और उसको स्टेट लेवल तक पहुँचाएंगे। और उसके अलावा संडेज़ को हम उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे फ़न हुआ, डांस हुआ, उसके साथ साथ जो हफ्ते में पड़ा है वो चार्ट वगैरह प्रोग्राम्स करते हैं, वो बनाते हैं, और हम उनको अवार्ड सेरेमनी वगैरह टाइप की छोटा मोटा प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए। मैम जिस प्रकार से मैंने रिसर्च करी उससे मैंने ये भी पाया कि आप एक बहुत ही अच्छे पेंटर भी हैं, प्लस आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। मैंने आपके देखे आपके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे चढ़े हुए हैं। अब मैं एक करके ये सारी चीज़ों पे आना चाहूँगा। आप जो पेंटिंग का ये हॉबी है ये कब से आप में है, और आपने मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक और किस किस टॉपिक पे आप ज़्यादा मतलब पेंटिंग करना पसंद करते हैं? पेंटिंग तो एक मेरी हॉबी रही है और शुरू बचपन से रही है। मुझे हमेशा कलर से बहुत प्यार रहा, नेचर से बहुत प्यार रहा। तो मैं चाहती थी कि मतलब जब मेरे पास टाइम होता है तो मुझे लगता है जब आपके पास टाइम होता है तो उसको कहीं क्वालिटी में डालिए। अगर आपकी जो हॉबी है उसमें आप जब जुड़ते हैं, कुछ करते हैं, आपका मन भी खुश होता है। बट जब मुझे लगता है मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ। जो ये बच्चे पढ़ते हैं हम इनको भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि सब सीखें। मेरी हॉबी की हॉबी भी हो जाती है और कुछ सीख भी लेते हैं। बिल्कुल। इसके बाद मैं ये भी जानने का प्रयास करूँगा, जैसे आप एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और इसके संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने कई आर्टिकल्स भी लिखे और आपने सीधा दो टू सुनाने की कोशिश भी करी हुई है। जब अगर कोई एनवायरनमेंट ख़राब करने की कोशिश करता है तो आप अपने आर्टिकल्स के माध्यम से उन्हें बिल्कुल एक जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्टर्ब हो रहा है, और कितना कंसर्न है आपके दिल में इसके लिए? मेरा जो प्लान है, जो हमारी टीम तैयार हुई है सहयोग धारा की, अब हमारा ये प्लान है कि हम प्लांटेशन ड्राइव भी करें। सिर्फ देखिए अभी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तो अच्छा है, डेवलपमेंट तो हो रही है, बट मुझे लगता है कि हम आम जो लोग हैं, हम जो बीइंग द पार्ट ऑफ द टाउन, जो हम सिटी के लोग हैं, उस जगह के लोग हैं, हमें भी हमारा भी कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। अगर हम कहते हैं कि एक पेड़ जो आप देखिए कि तो कहीं भी होगा तो छाँव कितनी उसकी अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं हम जितने हम लोग हैं, ये मैंने वही पहल शुरू की है। और अभी जैसे हर साल 100 ट्रीज़ लगाने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। अभी जुलाई में भी हम लगाएंगे और सारे सहयोग धारा की टीम मिलके वो लगाएगी। अभी नेक्स्ट मंथ हमने 40 जो शहीदों के परिवार हैं वहाँ पे एक शहीद की याद में उनके घर में एक ट्री लगाएंगे, और हम चाहते हैं फल वाले पेड़ लगाएं कि आने वाले टाइम में
जब वो फल खाने के लिए लोग आगे आए, रास्तों में फल हो जहाँ हो, वो जो गरीब बच्चा बाहर से फल नहीं खरीद सकता है, कम से कम वो पेड़ से तोड़ के खा सकता है। जी मैम, जैसे आप एजुकेशनिस्ट भी हो और एजुकेशन पे भी आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, और उसका मैं जैसे नाम बता दूंगा आपको, फ्रॉम बेगिंग बॉल टू बुक्स। उसमें एक आपने लाइन लिखी हुई थी, डोंट डोनेट केक्स और चॉकलेट, डोनेट एजुकेशन इफ़ यू वांट टू हेल्प द पुअर। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन एक कितना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी को, कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहले इफ़ आई टेल यू वन थिंग कि आई हैव रिटन दिस थिंग, डोंट डोनेट chocolates and cakes, donate education. Thing is this कि when you go to an orphanage, when you go there, you see, you take your children along with you, you distribute sweets one thing, and उसके बाद you just cut the cake in front of the orphan children. The children, they feel very bad because even they want to be the part of that celebration in that way कि वो खुद चाहेंगे कि उनका भी बर्थडे मनाया जाए। हम वो नहीं करते हैं। हम कभी किसी अनाथ बच्चे का बर्थडे नहीं मनाते हैं। हम वहाँ जाके अपने ही बच्चे का केक, बर्थडे का केक कट करके आ जाते हैं और उसमें हम अपने आप को काफ़ी महान समझने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है आप अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन किसी एक बच्चे के एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जो उसको पूरी लाइफ काम आने वाली है। वंडरफुल मैम, जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन है 25 to 30 प्लस आपने पोएम्स भी लिखी हुई हैं। रिसेंटली जब हमने देखा, देखो हमारी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो लैंड ऑफ सफायर एंड सैफरान भी कहा जाता है। नीलम पे भी आपने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं। रिसेंटली सिंथन फेस्टिवल हुआ था, इसके बाद स्नो फेस्टिवल किश्तवाड़ में करवाया गया था, वहाँ पे भी आपकी पोएम थी, बहुत कमाल की पोएम्स थी और बड़ा इंस्पायर होते हैं हम। इसके साथ साथ मैं एक बिल्कुल आजकल रिसेंटली एक पोएम और आपकी पढ़ रहा था जहाँ आपने ये डॉटर्स को लेके बहुत एक अच्छे तरीके से वो पोएम लिखी हुई थी। आपके मन में ये सारे विचार और पोएम्स का ये क्रेज़ कैसे डेवलप हुआ और क्या सोचते हो आप इन बारे में? पोएम लिखने में क्या होता है, जब मैं पोएम लिखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल तो ठीक है, आर्टिकल आप लिखते हैं तो कोई फुर्सत में होता है तो आर्टिकल पढ़ लेता है, पर पोएम ऐसी चीज़ है कि जो आपको थोड़ी ही लाइनों में सब कुछ बता देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब किश्तवाड़ में स्नो फेस्टिवल हुआ तो मेरे माइंड में आया कि किश्तवाड़ को जानने के लिए जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स आउटसाइड JNK हैं, आउटसाइड कंट्री हैं, कि उनको भी पता चलना चाहिए कि किश्तवाड़ में क्या क्या है। लेकिन मेरे मन में ये था कि अब मैं उनको पूरे वो आर्टिकल में तो नहीं बता सकती हूँ, तो क्यों ना मैं छोटी सी पोएम लिखूँ। और देखिए क्या होता है कि एक डॉक्टर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने जब मेरी पोएम पढ़ी थी तो दिल्ली से किश्तवाड़ गए थे घूमने के लिए। उन्होंने कहा कि आपने इतना सुंदर उसको डिस्क्राइब किया, किश्तवाड़ तो बहुत सुंदर है। तो ये चीज़ें हैं जिससे थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे कुछ आप किसी को बताएंगे तभी तो उनको समझ आएगा कि वहाँ है क्या। अभी जैसे मेरे माइंड में ये था कि मैं कुछ दिन पहले ये देख रही थी कि आपने वियतनाम का नाम तो सुना ही है ना, कंट्री का। वियतनाम एक बहुत छोटा सा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन अभी वो इंडिया के बराबर अपना इकॉनमी को टक्कर दे रहा है ना। तो किस तरह से वो वहाँ पहुँचा, मैं उसके बारे में स्टडी कर रही थी कि लोकल लेवल पे चाइना के बारे में हम देखते हैं, तो मैं इस चीज़ को बड़े बारीकी से देख रही थी कि ये लोग लोकल लेवल पे छोटे वेजेस पे ये काम शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहीं पे प्रोडक्शन, वो जो उसका मार्केट मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहीं पे उसकी पैकिंग होगी, कहीं पे उसकी मतलब मार्केटिंग के लिए कैसे उसको आगे डिस्पोज किया जाता है। और गवर्नमेंट से हेल्प ली जाती है कि हम इसको, ताकि जो एक आदमी है बैठा हुआ, समझिए पार्टर में, उसने ये ज़ीरा ही ले लीजिए, उसने आपको ज़ीरा पहुंचा के दे दिया। ज़ीरा लेके उसकी हमने कहीं उसको किस तरह से अब पैक करना है, वो उसको वहाँ करना है, आगे टैग वगैरह कहाँ लगना है लोकल लेवल पे। तो आपको इतने सारे लो वेजेस पे ही बेशक आप काम करिए, पर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस काम में। और गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रहें कि उसको बड़ी स्मूथली वहाँ से लेके आगे पहुँचा दिया जाए, क्योंकि एक आदमी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम उसको वहाँ से लेके आगे कैसे पहुँचाएँ। तो वो चीज़ें थी मेरे माइंड में, हमेशा आता था मैं कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करूँ। अभी नागसिनी में आप देखिए तो वहाँ पे वो घास की चप्पल, जिसको फूले बोलते हैं ना, वो चप्पल है, और वो बैठने के लिए जो होता है चकला होता है। तो अगर आप देखेंगे वही चीज़ें यहाँ के बड़े बड़े दिल्ली के मॉल वगैरह में आप देखेंगे, उसी को थोड़ा थोड़ा स्टार वटार लगा के 5-5 हज़ार का वो चकला मिलता है ना। तो क्यों हम ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करें, अपने लेवल पे क्यों नहीं करें कि कल जाके, अभी हर एक को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगा ना,
हमने छोटे छोटे लेवल पे ही अपने अपने वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को काम देना है ना, और गवर्नमेंट से हेल्प लेनी है कि हमारे इस काम को तुम आसानी से आगे लेके जाओ। तो इसलिए मुझे था कि मैं पोएम में खूबसूरती दिखाऊं वहाँ की, और किस तरह से करूँ कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं किश्तवाड़ के लिए, ये था। मैम देखिए, मैं जिस तरीके से मतलब जब आपकी पोएम्स पढ़ रहा था, खास करके जो स्पेसिफिकली आपने डॉटर्स के ऊपर लिखी थी, मैं उस पर आना चाहूँगा। देखो कि आज हमारे मतलब कंट्री में अगर हम बात करें तो अभी पंचायती लेवल पे देखिए तो वहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन है, स्टेट लेवल पे बात करें और फिर नेशनल लेवल की बात करें, अभी भी रिजर्वेशन हालांकि बन चुका है, बिल आ गया है, एक्ट भी बन चुका है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में वो जो रिजर्वेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा, वो आने वाले 7-8 साल में हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप डॉक्टर्स का जो रोल रहता है सोसाइटी में, नेशन बिल्डिंग में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जो आपकी पॉइंट्स हैं ना, सारे आइडियाज़ मेरे मन में क्रॉस करे थे, आप इस पर ज़रा थोड़ा लाइट कर डालें अपना। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज से मतलब मेरी बड़ी डॉटर बहुत छोटी थी, तो एक बार वो आई तो मुझे कहा उसने कि आप मेरे लिए कोई पोएम बनाइए, मुझे स्कूल में बोलनी है। तो मैंने कहा पोएम का क्या है टाइटल? शी सेड कि मेरा भारत महान कैसे कहलाए। तो बड़ा अजीब सा टाइटल था। तो तब मैंने छोटी सी लाइन्स लिखी थी कि मतलब वो मैं बार बार बोलती भी हूँ वो चीज़, कि वो फैक्ट भी है कि हम नवरात्रों में देखा जाए तो वह मतलब ऐसे लिखा था उसको, कन्याओं को पूजा जाता है जहाँ पर, फिर क्यों भ्रूण हत्या हो रही वहाँ पर, जब सब समझेंगे बेटा बेटी एक समान, तब कहलाएगा मेरा भारत महान, है ना। तो आप देखिए, जिसके घर में दूसरी बेटी पैदा होती है वो ऐसे शक्लें बना देता है कि पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में डेवलप। हाँ, और कन्याओं, जिस दिन आप देखिए नवरात्रि होती है उस दिन वो भगत बने होते हैं पूजा करने के लिए, वो एक दूसरा रूप होता है इनका। अभी सिर्फ कन्याओं का क्या, सबसे पहले लड़कों को भी आगे आना चाहिए उसके लिए, कि अगर हर लड़का बोले कि मुझे दहेज नहीं लेना है तो लड़की कभी बोझ ही नहीं लगेगी माँ बाप को, है ना। अगर हर सास ससुर बेटी को इतना प्यार दें कि वो बहू बेटी बन के आए रहे, तो किसी को डर ही न लगे बेटी से, हाँ, ये पैदा होने से। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जगह पे अब देखिए कितना मतलब आप जला देते हैं बेटियों को दहेज के लिए, क्या क्या कर, उसके लिए लड़के आगे आए ना कि ये सब कभी नहीं होगा, हम दहेज नहीं लेंगे, तो बेटियां क्यों बोझ लगेंगी। एजुकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले अगर बेटी जो है वो एजुकेटेड होगी, पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, पूरा ख़ानदान एजुकेटेड होता है। तो वो मुझे लगता है कि लड़कियों को हर चीज़ में लड़की आगे होती है, देखा जाए हर चीज़ में। घर संभालना, होम मेकर बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इजी टास्क नहीं है, पर हम उसको बड़े उससे लाइटली लेते हैं कि ये कुछ नहीं करती है ना। एक इंसान को पूरे दिन अगर सारा काम करना पड़े तो शाम को उसकी क्या हालत होती है, उसके लिए सैलरी भी नहीं मिलता। उसके अलावा जो लेडी घर का भी करती है, वो बाहर का भी करती है, बच्चों की भी केयर करती है, समाज में भी चलना है उसको, उसके साथ सक्षम भी बनना है, इंडिपेंडेंट भी बनना है, तो उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है करने की। तो उस चीज़ को हमने समझना चाहिए। और लड़की को एजुकेशन, मैं कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब तक लड़की की शादी भी नहीं करनी चाहिए जब तक उसको इंडिपेंडेंट खुद ना खड़ी हो अपने पैरों पे। मैम, कमिंग बैक टू प्रोफेशन, में आपके प्रोफेशन पे आना चाहूँगा। जैसे आप अभी प्रिंसिपल हैं गांधीनगर पैरामेडिक नर्सिंग कॉलेज से, इसी फील्ड से मैं थोड़ा और क्वेश्चन जैसे पूछना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैंसर के केसेस बड़े राइज कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं और कई ऐसे जो इनका, हालांकि गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत की बात करें 5 लाख तक खर्चा बियर कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक पुअर पेशेंट आता है और कैंसर को लेके यहाँ पे आता है, तो ऐसी यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे उनको मिल सकती हैं, और जो ये सहयोग धारा NGO रिसेंटली जो रजिस्टर हुई है, ये किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जो किश्तवाड़ में नर्सिंग होम है, डॉक्टर संजय परिहार का नर्सिंग होम है, लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा हुआ कि जिस दिन उनका नर्सिंग होम का पेपर्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने जमा किए, उसी दिन मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि नहीं, अगर ऊपर वाला आपको एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से देने की ताकत रखिए, सब कुछ अपने लिए रखने का मत सोचिए। तो उसी टाइम हमने ये सोचा कि हम एक NGO बनाएंगे। अब मैंने उनसे ये कमिटमेंट लिया, 10 भाई मैंने कभी भी अकाउंट नंबर सहयोग धारा का कहीं शेयर नहीं किया है। आई जस्ट वांट कि जो आपका हो वहाँ पे उसका 2 to 3% सहयोग धारा में होना चाहिए। तो आई टोल्ड माई फादर कि मम्मी को कि मुझे आप ये गिफ्ट करिए, आप ये NGO बनाइए
और आप ये समझिए कि जो मैं चाहती हूँ वैसे काम करिए इसमें। तो मेरे पापा मम्मी ने वही किया, उन्होंने ही एनजीओ बनाई, अपने उस पे बनाई है, अपने नाम पे बनाई। अब क्या है, कैंसर पेशेंट की बात मैं बताऊँ, अभी ईद के बाद ही वहाँ पे ब्रेस्ट सर्जरी है सीए पेशेंट की। कहाँ पे? नर्सिंग होम में। और जो डॉक्टर पारस हैं वो मेड सिटी में हैं, वो बहुत ही नेक इंसान हैं और वो कोई उसका पैसा नहीं ले रहे हैं। तो जो भी थिएटर चार्जेस होंगे, खैर वो जो भी वहाँ के असिस्टेंट के चार्जेस होंगे, जो एनेस्थेटिस्ट के चार्जेस होंगे, वो सहयोग धारा बेयर करेंगे। ये हमारा प्लान है। बहुत ही वंडरफुल, सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में हम ऐसे स्कूल में भी जाएंगे जो सहयोग धारा के अंडर अभी चल रहा है। यहाँ पे स्कूल नहीं, क्लासेज जो है यहाँ पे रन करवा रहे हैं और इनफैक्ट जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको सख्त शिक्षा की ज़रूरत है, उन बच्चों से भी आपको मिलाते हैं और आगे जो है उनसे बात भी आपकी करवाते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक जगह पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासेज जो है यहाँ पे ज्वाइन करवाई गई है और अंडर सहयोग धारा जो एनजीओ जो रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी। आज हम यहाँ पे आके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और किन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैम, पार्टनर मुचल में आपका स्वागत है। आप हमें पूरा एक्सप्लेन करिए क्लासेज जो है वो कौन करवा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारी ये सहयोग धारा जिसके अंडर हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट जो मतलब स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक है, 6 स्टैंडर्ड तक बच्चे हैं जिनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इनका। जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बेसिक से, जो बड़े हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो बड़े बच्चे हैं उनको हमने जैसे लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई का बताया है। जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी हम मंथ्स के नेम, संडे वीक्स के नेम, ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा मतलब मेन यही मोटिव है कि जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स और भी हैं जो मतलब सारे मतलब उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं? सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे पढ़ाए जाते हैं यहाँ। और किस किस क्लास मतलब कौन से स्टैंडर्ड से लेके किस स्टैंडर्ड तक यहाँ बच्चे आते हैं? अभी जो बेसिक बच्चे हैं यहाँ पर नर्सरी से स्टार्ट हैं एंड 6 स्टैंडर्ड तक। 6 स्टैंडर्ड। हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो ये देख रहे थे आपकी सहयोग धारा एक एनजीओ किस प्रकार से काम कर रहा है, खास करके उन लोगों के लिए, ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जिनको सख्त ज़रूरत है शिक्षा की। क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षा बोलते हैं एक शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो हर जगह दहाड़ता है। बच्चे हैं यहाँ पे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सहयोग धारा एनजीओ के अंदर, इनसे हम पूछेंगे कि ये पहले तो इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। आप नाम बताएं अपना। बोली। आपका नाम? भागीरथ। और आपका? सौरभ। आप क्या क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? साइंस पढ़ रहा है और जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में कैसा इंटरेस्ट है आपका? स्टेट लेवल। नहीं, स्पोर्ट्स में आप क्या क्या सीखते क्या क्या हो यहाँ पे? क्रिकेट और वो चार्ट्स और प्रोजेक्ट्स। वो मैंने सुना आप स्टेट लेवल पे भी अपनी टीम बनाई हुई है सहयोग धारा के अंडर। हाँ। खेलने जा रहे हो आगे? यस। एक्साइटेड हो? यस। चलो, बेस्ट विशेस। तो ये थे बच्चे सहयोग धारा एनजीओ से जुड़े हुए। आज हमने इनसे पूछने का प्रयास किया किस प्रकार से एजुकेशन यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जिनके लिए नेसेसिटी है अभी जिनको एजुकेशन की, ये एनजीओ जो है बिल्कुल टारगेट कर रही है उन्हें, और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर हमें ब्राइट दिख रहा है। सबसे तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डेजी मैम का, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला देखने का इन सब बच्चों को कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैम ने मिलकर एक टीम बनाई जिसकी वजह से हमने सब बच्चों को इकट्ठा किया और हमने देखा कि इन बच्चों को कोई एजुकेशन का कोई भी ज़रिया नहीं है। मैम ने सबसे पहले अपने घर पे स्टार्ट किया, वहाँ पे हमने थोड़े बच्चे थे, फिर बढ़ते ज़्यादा बच्चे हो गए, फिर मैम ने वहाँ पे स्कूल में ही स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे और टीचर भी हैं जो हम देख रहे हैं। हमने सब बच्चों को देखा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो चीज़ प्रोवाइड की गई और मतलब उनको खेलने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, सब कुछ दिया गया। और बच्चों में इतनी सारी चेंजेस देखे गए हमने बच्चों में देखा कि बच्चे पहले लिख नहीं सकते थे, वो पेंसिल चॉप नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि इरेज़र क्या है, पेंसिल क्या है, वो सब चीज़ें उनको पता चली। वो उनको हमने यहाँ पर बैठ के, यहाँ पे और भी टीचर्स थे, उन्होंने दिखाया। मैं देखता था कि बाकी टीचर्स क्या कर रहे हैं, रोज़ चेक करता था। मेरी गाइडेंस, मेरी ड्यूटी ये थी कि मुझे चेक करना है कि बाकी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं।
बीच में हमने टीचर्स चेंज भी किए, अगर कोई गलती हो जाती थी टीचर से तो हम देखते थे, पूरा तरीके से ध्यान रखा जाता था कि बच्चों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाडर मचेल में अपना टाइम देने के लिए। ऐसी और वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ रूबरू करते रहेंगे, ऐसी और ख़ास शख्सियतों के साथ हम आपके समक्ष बात अपनी रखते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पाडर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।